एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 22 एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, वरना आपको कहानी और ड्रामा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और आगे की कहानी को अच्छे से जानने के लिए आप पिछले के एपिसोड्स अच्छे से देख लें। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि येलेन का एक्सीडेंट देखकर और येलेन को इस हालत में देखकर जिया बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में, जहां लू और चेनमो उसको देखकर रोने लगते हैं। तो जिया की आंखें खुलती हैं तो लू उसे कहती है कि तुम अब ठीक हो ना, क्योंकि तुम 2 दिन से बेहोश थी। और लू रोने लगती है तो चेनमो उसे काम डाउन कराता है, क्योंकि जिया को कुछ भी याद नहीं होता है कि क्या हुआ है। तो इसलिए चेनमो से मना करता है उसे बताने से। तभी उसके हॉस्पिटल के कमरे में ये म्याओ की मॉम आ जाती हैं और वो आधे ही जिया का गला दबाने लगती है और कहती है कि तुमने उसे मार डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, तुम इतनी खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी ये म्याओ आता है और अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी टूट चुका होता है अपने भाई की डेथ की वजह से और वो भी बहुत रो रहा होता है और अपनी मॉम को वहाँ से समझा के ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो गेट तक पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने अपनी मॉम को मार डाला ना, तुम्हारी मॉम तुम्हारी वजह से मरी है, तुमने अपनी मॉम का खून किया है और इस बात का गिल्ट तुम्हें हमेशा रहेगा कि तुमने अपनी मॉम के साथ क्या किया है और तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही जीना होगा। और उन्हें ऐसा बोलते हुए ये म्याओ नहीं रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ऐसा लगता है कि उसके भाई की मौत की जिम्मेदार जिया है। उनके जाने के बाद जिया के कमरे में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी डैड तुम्हें अपने रूम में बुला रहे हैं और तुम खुद को तैयार कर लेना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ये सुन के तो जिया टूटती हुई अपनी डैड की कमरे में जाती है। तो वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि जो भी हो अपने आप को शांत रखना और कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। तो जिया अंदर जाती है अपने डैड को उस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। मतलब एक तरफ उसकी मॉम की डेथ हो गई और अब उसके फादर इस सिचुएशन में है कि उनकी डेथ होने वाली है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ तुम उन सबका जिम्मेदार खुद को मत समझना, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। हमारे साथ जो भी हुआ ना, तुम उन सारी चीज़ों को भूल जाना और आगे बढ़ना। तुम्हारी मॉम को वो फूल कितना पसंद है तुम जानती हो ना, तो तुम्हारा नाम इसीलिए उन्होंने रखा था और तुम हमेशा से उनकी आंखों का तारा हो। तो कभी अपनी मॉम को इस गिल्ट में मत रहने देना कि उनकी मौत का जिम्मेदार तुम खुद को मानती हो। ये बोलते ही उसके डैड की जान चली जाती है, मतलब वो भी मर जाते हैं। और ये देख के जिया बिल्कुल ही रोने लगती है, मतलब टूट जाती है। अब तो उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वो कहती है कि मैं क्या करूँगी, मेरे बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। और फिर वो खड़ी होती है और सोचती है कि हाँ, मेरी मॉम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर वो बाहर निकलती है और लू को कहती है, लू तुम जानती हो कि मेरी मॉम ने मेरा नाम जिया क्यों रखा था? क्योंकि वो एक फूल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हें फूल बहुत अच्छे लगते थे और इसीलिए उन्होंने मेरा नाम फूल के ऊपर रखा। और मैं अपनी मॉम की आंखों का तारा थी, मैं कभी भी उन्हें ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं खुश नहीं हूँ। उसके बाद सीन वहाँ पे आ जाता है जहाँ से हमारा फर्स्ट एपिसोड दिखाया गया था कि जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो ये म्याओ था और जिस इंसान के बारे में वो बता रहा था वो हमारी जिया थी। तो वो कार से उतरता है और जिया के पास आके कहता है, तो क्या अब तुम किसी रूड और एरोगेंट आदमी से प्यार करोगी? तो जिया कहती है, आदमी? कहाँ है आदमी? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो ये म्याओ हंसता और कहता है कि बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, बहुत लंबा समय गुजर गया है ना। तो जिया भी कहती है, हाँ बहुत लंबा समय। तभी एक नौकर आती है और ये म्याओ से आके पूछती है कि सर आप यहाँ? इसका मतलब कि ये म्याओ जो है अपने घर पे नहीं रह रहा था, अब वो जिया की वजह से वहाँ आया है। तो वो कहता है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं आ गया। तो उसकी नौकर कहती है कि आप मिस जिया को लेने आए हैं? तो वो कहता है कि मैं इतना भी बोर नहीं हुआ हूँ। और फिर वो जिया का इंट्रो लेकर उसे अंदर लेके जाती है। उसके बाद वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तो मेड जिया को कहती है कि आपको काम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकती हैं। तो वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही होती है। तो जिया इस शांति को भंग करते हुए कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। और वो जैसे ही जाने लगती है तो ये म्याओ उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके बालों से वो पेंसिल निकल के नीचे गिर जाती है और उसके बाल खुल जाते हैं। तो ये म्याओ उसे कहता है, क्या तुम्हारी डिक्शनरी में गिल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तुम कैसे यहाँ वापस आ सकती हो हमारे बीच और फिर हमसे ऐसे नजरें मिला सकती हो? तो जिया कहती है कि मुझे प्रोफेसर गू ने हायर किया है उस पेंटिंग को रीस्टोर करने के लिए। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम प्रोफेसर गू को बोल सकते हो कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, तो फिर तुम्हें मेरा चेहरा देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रहा सवाल पिछली बातों का, तो ना तब तुम कुछ कर पाए थे और ना अब कुछ कर पाओगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम कॉपरेट करो और मुझे मेरा काम करने दो। तो ये म्याओ कहता है, तो तुम यही चाहती हो ना कि जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाओ, है ना?
तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मैं इसी काम के लिए यहाँ आई हूँ। तो वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी मेड आती है और जिया उससे कहती है कि मुझे मेरे कमरे में जाना है, तो क्या तुम मुझे ले जा सकती हो। तो वो मेड उसे ले जा रही होती है। तो ये मैं कहता है कि जिस कमरे में तुम रहने वाली हो उसके बगल वाला कमरा येलिन का है। और ये सुन के तो जिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर नॉर्मल होते हुए अपने कमरे में जाने लगती है। तो वो जैसे ही अपने कमरे के पास पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो भी येलिन को मिस कर रही होती है और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही होती है। तो वो उस कमरे को देखती है और इग्नोर करती है, फिर अपने कमरे में जाती है। तो मेड उसे बता दी है कि हाँ जो फ्लावर रखे हैं वो उसकी मनपसंद है और इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे कंपनी से पता लगा था एक नोट के ज़रिए, और इसी के तहत उसने उसका कमरा अरेंज किया है। तो जिया कहती है कि तुम्हें मेरे पसंद और नापसंद के बारे में किसने बताया। तो वो मेड बता दी कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं और सर से पूछकर कंपनी से डिटेल्स निकलवा सकती हूँ। तो जिया मना कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है जब जिया अपना सामान अनपैक कर रही होती है तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती है और मेडिसिन के साथ येलिन का बनाया हुआ वो पोर्ट्रेट भी होता है जो उसने जिया को दिया था। इसका मतलब जिया आज भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है और उसने उसकी चीज़ों को संभाल के रखा है, तो वो उस चीज़ को संभाल के रख देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेनजेन को, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ स्पेंड कर रही होती है। मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे आ गई है और वो पहले की तरह ही रूड है और दूसरों से जलने में एक्सपर्ट है। तो उसको उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है और उससे उसे पता लगता है कि ये म्याओ की कंपनी ने जिस रीस्टोर को हायर किया है पेंटिंग करने के लिए वो और कोई नहीं जिया है। और ये सुन के तो उसका क्या ही हाल हो रहा होगा ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो गुस्से में अपना लिप्स बाइट करती है और फिर वाइन खत्म करके गिलास को फोड़ देती है। मतलब उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के बावजूद भी मैडम अभी भी नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जिया तैयार हो रही होती है, तो उसके पास अपने बालों में लगाने के लिए वो पेंसिल तो थी नहीं, तो अब वो ब्रश लगा लेती है अपने बालों में। मतलब उसे कुछ भी मिल जाता है तो वो ठूस लेती है आजकल। तो फिर वो नीचे आती है और देखती है कि ये म्याओ जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो वो उस मेड से कहती है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, वो डायरेक्ट कंपनी जाना चाहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काम है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो अभी निकल रही है। तो मेड उसे कहती है कि मैं आपकी हेल्प के लिए आ रही हूँ, तो आप मेरा वेट करो। लेकिन वो मेड का वेट नहीं करती है, वो चली जाती है। तो ये म्याओ पहले तो दिखा रहा था कि वो नॉर्मल है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि जब जिया वेट कर रही होती है बाहर टैक्सी का, तो ये म्याओ अपने कार के साथ आता है, कार से उतरता है और उसे फोर्सफुली पुश करने लगता है। तो जिया उसे मना करती है। तो ये म्याओ कहता है बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे कार में बिठाते हुए उसके बालों से वो ब्रश निकाल लेता है। जिया कार में तो होती है लेकिन ये म्याओ को घूर रही होती है और उन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी खामोशी होती है। मतलब इतने दिनों बाद ये दोनों मिले हैं और उसके बावजूद भी कुछ बात नहीं हो रही है इनके बीच में। तो वो दोनों एक जगह रुकते हैं, तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तो ये म्याओ कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सफाई नहीं है देने के लिए? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, समझूंगा, तुम एक बार मुझसे बात करके तो देखो, तुम जो कहोगी मैं सच समझ लूंगा उस बात को, तो क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी? तो जिया कहती है क्या तुम यहाँ मुझे सैर पे लेकर आए हो? मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और टहलने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने के लिए मैं फोर्स की गई हूँ, जिस वजह से मुझे जल्दी से जल्दी ये काम निपटाना है। और तुम जानते हो ये बात अच्छे से कि ये मेरी मॉम का प्रोजेक्ट था और मैं इस प्रोजेक्ट में अपना 100% दूंगी, और तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। अगर तुम्हें मुझे इस रास्ते से हटाना है तो अपने डैड को बोलो, मुझे इस तरह परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये म्याओ कहता है तो क्या तुम्हारे पास बस इतनी बातें थी कहने के लिए? तो जिया कहती है हाँ मेरी बातें ख़त्म हो गई है और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो ये म्याओ कहता है अगर तुम मुझसे इतनी ही ज़्यादा नफरत करती हो और इतना ही ज़्यादा मुझसे दूर होना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अभी पिछले 2-4 महीने मुझे लगातार देखना होगा और तुम इसे झेल सकती हो अगर तुम झेलना चाहो तो उन दोनों के बीच में अब ऐसी ही बातें हो रही होती हैं। तो जिया जो है ये म्याओ की कार लेकर वहाँ से चली जाती है। ये म्याओ बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है और कार में जिया फुट फुट के रो रही होती है। मतलब उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता है ये म्याओ से इस तरह से बात करने का, लेकिन वो भी क्या करे। उसके बाद जिया को अपना काम करते हुए दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रही होती है और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रही होती है और अपनी मॉम की डिटेल लिख रही होती है उसमें, जो भी उसकी मॉम ने उस ड्राइंग को बनाते टाइम पे डिटेल्स लिखी थी। तो बहुत ही बारीकी से अपनी मॉम की हैंडराइटिंग को पढ़ रही होती है और उस डिटेल के बारे में रिकॉर्ड भी कर रही होती है साथ के साथ। उसके बाद उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये म्याओ के पास जाती है। तो ये म्याओ अपना काम कर रहा होता है, तो वो ये म्याओ को नाम से नहीं बुलाती है, वो गला खकारती है, जिसकी वजह से ये म्याओ कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो जिया कुछ नहीं बताती है। तो ये म्याओ कहता है तुम अगर नहीं बताओगी तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जिया कहती है कि मुझे तुमसे पुरानी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है और प्रोफेसर निंग के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मतलब वो अपनी मॉम की इन्फॉर्मेशन किसी के ज़रिए निकालना चाहती है, खुद नहीं देना चाहती। तो ये म्याओ इस इंटरव्यू के लिए मान जाता है
तो जिया रिकॉर्ड करने लगती है और कहती है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये मैं मना कर देता है। तो वो उससे पूछती है अपनी मॉम के बारे में कि उनका पूरा नाम क्या था, वो कंपनी कैसे चलाती थी, कब से चलाती थी, मतलब वो सारी डिटेल्स ये मैं के थ्रू निकलवा रही होती है। तो जैसे ही वो ये सवाल पूछने वाली होती है कि उसकी मॉम की डेथ किस वजह से हुई है और क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो वो नहीं कर पा रही होती है, मतलब उसकी हिम्मत जवाब देने वाली होती है, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे सवाल करती है। तो ये मैं बताता है क्योंकि उन्हें मेरे डैड पसंद करते थे और लोगों का कहना है कि हमारे परिवार द्वारा किसी को भी पसंद किए जाने पर उस पर श्राप चढ़ जाता है, जो श्राप के थ्रू उनकी जान चली गई है, ऐसा कहा जाता है। तो जिया कहती है तो लेकिन उनकी मौत कैसे हुई थी। तो ये मैं कहता है कि वो सुसाइड किया था उन्होंने छत से कूदकर। और ये बात सुन के तो जिया थम जाती है और उसकी पेंसिल की नोक टूट जाती है। मतलब अपनी मॉम की मौत की खबर बार बार सुनना उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो वो वहाँ से बहाना करके जाने लगती है। तो ये मैं उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम क्या चीज़ लेने जा रही हो, क्या वो ये है, और वो उसे मेडिसिन दिखाता है। तो जिया उसके हाथ में मेडिसिन देख के चौंक जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है जब ये मैं की कार में बैठ रही होती है तो उसके बैग में से वो मेडिसिन नीचे गिर गई होती है और वो सफाई करते टाइम पे उस मेड को मिल गई थी और उसने लाकर ये म्याओ को दिया था, तभी ये म्याओ को वो मेडिसिन मिल गई थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। तो ये म्याओ कहता है जिया क्या तुम जानती हो कि मुझे इस दवाई के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मेरी मॉम 3 साल से ये दवाई लेती थी। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये दवाई लेने का मतलब क्या है, एक तरह से मौत की तरफ जाना। तुम अपने आप से बाहर नहीं आना चाहती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दवाइयों का सहारा लो, तुम जानती हो कि ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डेंजर है। तो जिया कहती है कि अपने अंदर लड़ने से अच्छा है कि मैं इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट को झेलूँ और ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं अपनी तकलीफ से ज़्यादा और कुछ नहीं झेल सकती। तो ये बात बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तो ये मैं उससे पूछता है कि मेरे भाई ने तुमसे उस दिन क्या कहा था, क्या तुम मुझे बता सकती हो। और ये बात सुन के जिया स्टॉप हो जाती है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 22 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा और अब आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो माय डेस्कमेट के होंगे।